नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है छोटी की। छोटी जो कि एक ऐसी बच्ची थी जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिस परिवार में उसका लालन पालन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया था। छोटी के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक बड़ी माँ भी थी जिनके पति की मृत्यु काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी। उनकी मृत्यु होने के वजह से उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। वो बिल्कुल अकेली थी। इस वजह से काफ़ी सालों पहले ही, मतलब छोटी के जन्म के काफ़ी सालों पहले ही, छोटी के माता पिता उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर में ही रहा करते थे। उनके कोई बच्चे ना होने की वजह से उन्हें भी बच्चे की चाहत बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह से छोटी के माता पिता को थी। उनके घर पर आने के कुछ समय बाद ही छोटी की माँ प्रेग्नेंट हो गई और इस खुशी की खबर को सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ पड़ी। सारे लोग बहुत बेसब्री से बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतज़ार करने लगे। छोटी की बड़ी मम्मी, जो कि अब उस घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी, उन्होंने बिल्कुल माँ की तरह छोटी की माँ का ख्याल रखा। उनके उन दिनों में जब उन्हें केयर, प्यार और देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखते देखते पूरा 9 महीना निकल चुका था और आखिरकार छोटी का जन्म हुआ। छोटी को हाथ में सबसे पहले उसकी बड़ी माँ ने ही उठाया, क्योंकि वो भी रात भर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेसब्री से उस बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतज़ार कर रही थी। और उनकी बेसब्री, उनके उतावलेपन को देखते हुए छोटी के पिता ने पहले बच्ची को गोद में उठाने का हक भी उनको ही दिया। एक तो वो रिश्ते में बड़ी थी, जिस लिहाज से उन्होंने ये बात ज़्यादा सही समझी थी। दूसरा, उनके लिए भी वो बच्ची कितनी इम्पोर्टेंट थी, ये बात छोटी के पिता बहुत अच्छे से जानते थे। अब सारे लोग उस बच्ची को लेकर काफ़ी खुश थे और धीरे धीरे कुछ समय बाद जब वो घर आ चुके थे, हर वक्त छोटी अपनी बड़ी माँ के साथ ही रहा करती थी। सिर्फ दूध पिलाने के वक्त ही वो अपनी माँ के पास रहती और जाया करती थी। इस बात से घर में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी हर वक्त ख्याल रखने वाली समझदार कोई बुजुर्ग चाहिए ही थी। और धीरे धीरे समय बीतता गया, छोटी बड़ी होती गई। जैसे जैसे छोटी बड़ी होती गई, उसे तो काफ़ी वक्त तक ये बात पता ही नहीं थी कि जिसे वो बड़ी माँ कहती हैं, वो एक्चुअली रिश्ते में उसकी थी क्या। और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही निकलता चला गया। छोटी अब लगभग 7 साल की हो चुकी थी। अभी भी छोटी की आदत बिल्कुल बचपन की ही तरह थी। वो हर वक्त अपनी बड़ी माँ से चिपकी रहती थी। वो हमेशा रात में सोना भी अपनी बड़ी माँ के साथ ही पसंद किया करती थी। धीरे धीरे छोटी के उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी बड़ी माँ की भी उम्र बढ़ती जा रही थी और अब उनके शरीर में काफ़ी सारी परेशानियों ने घर कर लिया था। वो अब काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर छोटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो, जो कि हंसने, बोलने, खेलने कूदने वाली बच्ची, अपनी बड़ी माँ को इस तरह से बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर वो भी काफ़ी उदास रहने लगी थी। वो अब बाहर खेलने भी नहीं जाया करती थी।
छोटी को पता नहीं इस उम्र में जीने मरने की बातों की समझ थी या नहीं, लेकिन छोटी को ये डर अब हमेशा बना रहता था कि शायद उसकी बड़ी माँ उसे कहीं छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी, क्योंकि अक्सर बातों बातों में बड़ी माँ ये कह दिया करती थी कि बेटा, अब तुम अकेले रहने की आदत डाल लो, मेरा समय नज़दीक आ रहा है, मैं शायद अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। और ये बातें छोटी सुनकर पता नहीं समझती थी या नहीं समझती थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू निकलने लगते और वो बार बार यही कहती, नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ यहीं रहोगे। लेकिन हमारे मन के मुताबिक हमेशा कोई चीज़ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खास करके जीने और मरने पर किसका बस चला है। ऐसा ही कुछ छोटी की बड़ी माँ के साथ भी हुआ। मुश्किल से छोटी की उम्र 9 साल की हुई होगी और अब उसकी बड़ी माँ उसका साथ छोड़कर ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उनके जाने के बाद छोटी काफ़ी उदास रहने लगी। छोटी हर वक्त उसी कमरे में उसी बिस्तर पर लेटी रहा करती थी जहाँ वो अपनी बड़ी माँ के साथ हमेशा सोया करती थी। पता नहीं क्यों उसे उस बिस्तर पर काफ़ी सुकून महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे शायद उसकी बड़ी माँ उसके आसपास ही है। उसकी बड़ी माँ की मृत्यु के बाद मुश्किल से 1 महीना ही बीता होगा कि छोटी की भी तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी। इसके वजह से उसके माता पिता को अब काफ़ी चिंता होने लगी। छोटी को डॉक्टर के पास ले गया गया। डॉक्टर ने चेक किया, देखा, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी बीमारी पता नहीं चली। डॉक्टर के मुताबिक छोटी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन छोटी की तबीयत ऐसे कैसे खराब हो रही थी। छोटी ने धीरे धीरे खाना पीना भी कम कर दिया था और अक्सर रातों में उठकर बैठ जाया करती या फिर लेटे लेटे किसी से छत की तरफ देखते हुए बातें किया करती थी। ये सब क्या था? डॉक्टर ने कहा, हो सकता है बच्चों के साथ ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जिससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और अचानक अगर वो इंसान उनकी ज़िंदगी से चला जाए तो बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर हो जाता है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से 1-2 बार मिल लीजिए और बाकी सब ठीक हो जाएगा। इस वजह से माता पिता ने इस चीज़ में भी कोई कसर रखना बाकी नहीं छोड़ा। वो छोटी को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए और वहाँ लेकर जाने के बाद छोटी ने उनसे किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं की। उसने बस इतना ही कहा कि आप लोग झूठ बोलते हैं, मेरी बड़ी माँ कहीं नहीं गई हैं, वो मेरे साथ आज भी वहीं उसी कमरे में उसी बिस्तर पर हमेशा रहती हैं। इस वजह से मुझे उस कमरे से निकलने का मन नहीं करता। इस डॉक्टर ने भी लास्ट में कंक्लूज़न यही दिया कि छोटी को कुछ नहीं हुआ है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो धीरे धीरे इन चीज़ों से बाहर अपने आप आ जाएगी। माता पिता को अब ये बातें सुनकर काफ़ी तसल्ली हो रही थी। माता पिता ने अपने हिसाब से अपनी बेटी को बिजी रखना, खुश रखने के बहुत सारे तरीके ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन ये डॉक्टर के बताए मुताबिक बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, छोटी धीरे धीरे अब इन चीज़ों में और ज़्यादा डूबती जा रही थी। छोटी हर वक्त अपने कमरे में बैठी हुई अपनी बड़ी माँ से बातें किया करती थी। माता पिता के पूछने पर भी बार बार वो यही बताती थी कि बड़ी माँ कहीं नहीं गई हैं, वो यहीं हैं, मेरे पास, मेरे साथ। कुछ समय तक तो माता पिता ने इन चीज़ों को किसी और चीज़ से जोड़कर देखा ही नहीं।
उन्हें ये लगा कि शायद इतना ज़्यादा लगाव और जुड़ाव होने के वजह से छोटी को ऐसा महसूस होता है। लेकिन अक्सर कई बार रातों में कभी छोटी के पिता ने तो कभी छोटी की माँ ने ये देखा कि छोटी रात रात भर बिल्कुल वैसे ही बिस्तर पर बैठे हुए, कभी लेटे हुए अपनी बड़ी माँ से बातें करती और बहुत हंसा करती थी, काफ़ी खुश रहा करती थी। और अब धीरे धीरे इन चीज़ों के वजह से माता पिता दोनों के मन में कई सारी उल्टी पुल्टी बातें आने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में बड़ी माँ की आत्मा फंसी हुई हो। इस वजह से हमें एक बार पंडित से भी बात करनी चाहिए। और माँ को भी ये बात सही लगी, इसलिए अगले ही दिन माता पिता दोनों पंडित जी से बात करने के लिए वहाँ पहुँच चुके थे। पंडित जी से बात की गई। पंडित जी को छोटी की कुंडली दिखाई गई, सारी बातें बताई गई, लेकिन पंडित जी को इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि छोटी के साथ कोई आत्मा जुड़ी हुई है। पंडित जी ने अपने हिसाब से जो भी चीज़ें उन्हें देनी थी या करनी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने कर दी और कहा, अगर इसके बाद भी बच्ची की हालत में सुधार नहीं आता है, इसका मतलब उसके साथ आत्मा का कहीं कोई प्रकोप तो नहीं है। और घर आकर माता पिता ने छोटी के गले में एक तावीज बांध दी और छोटी ने उस तावीज को बांधने के बाद बहुत अलग तरीके से रिएक्ट किया। वो काफ़ी शांत, उदास, गुमसुम सी होकर अपने कमरे से बाहर आकर बैठ चुकी थी। आज उसने उस वक्त से लेके रात के सोने के वक्त तक कुछ भी बात नहीं की। सब लोगों का खाना हो चुका था और अब सब सोने की तैयारी कर रहे थे। और पिता ने आज कोशिश की कि छोटी उस कमरे में ना सोकर उनके साथ उनके कमरे में सो जाए, लेकिन छोटी ने मना कर दिया। पिता अपनी बेटी को कमरे तक छोड़ने के लिए गए। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को खोला, उन्हें अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे छोटी के बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है। रूप रंग से, डील डॉल से वो बिल्कुल छोटी की बड़ी माँ जैसी ही समझ में आ रही थी। और उन्हें ऐसा समझ में आते ही वो तुरंत एक झटके से पीछे हट गए और बार बार कमरे में झांक कर देखने की कोशिश करने लगे। जितनी बार उन्होंने कमरे में देखने की कोशिश की, उन्हें वहां पर साफ साफ वो नजर आ रही थी। अब वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो अपनी पत्नी को आवाज़ देकर बुलाने के हालत में भी नहीं थे। और उन्होंने तुरंत छोटी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहीं डाइनिंग हॉल में लेकर चले आए, जहां पहले से उसकी माँ बर्तन उठाना, साफ सफाई करना, सारी चीज़ें कर रही थीं। अपने पति को वहां पर वापस खड़ा देखकर वो भी छोटी के साथ, जो कि उसे कमरे में सुलाने के लिए गए थे, पत्नी ने तुरंत सवाल किया, अरे क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? आप तो छोटी के उसके कमरे में छोड़ने के लिए गए थे ना, उसे सुलाने के लिए। पिता थोड़ी देर तक तो इतना ज़्यादा शौक में थे कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बार बार उस कमरे की तरफ हाथों से इशारा करके अपनी पत्नी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्नी को कोई भी बात समझ में नहीं आई। फिर पत्नी ने अपने पति को चेयर पर वहीं बिठा दिया और उन्हें पानी लाकर पिलाया, उन्हें शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर में वो जैसे तैसे शांत हो चुके थे और अब उन्होंने सारी बातें जो भी उस कमरे में उन्हें नजर आया था वो अपनी पत्नी को बता दी। ये बात सुनकर पत्नी भी अब काफ़ी डर चुकी थी। वो तुरंत भागकर उस कमरे के तरफ देखने के लिए गई कि सच में उन्होंने ऐसा कुछ देखा है या फिर ये उनके आँखों का वहम था।
लेकिन वो अभी भी वहाँ उसी बिस्तर पर उसी तरीके से बैठी हुई थी जैसे वो हमेशा बैठा करती थी। माँ के पीछे पीछे छोटी भी कमरे के अंदर जा चुकी थी और वो वहाँ पर जाकर ठीक अपनी बड़ी माँ के बगल में जैसे हमेशा बैठा करती थी वैसे ही बैठ चुकी थी। और माँ की नज़र जब अचानक उस दरवाजे के बाहर पड़ी तो उन्होंने देखा कि छोटी के गले में जो तावीज पहनाया गया था वो तावीज वहीं ज़मीन पर गिरा हुआ था। अब इस बात में किसी भी तरह का कोई भी शक या वहम तो था ही नहीं, क्योंकि जो था सब कुछ दोनों पति पत्नी के नज़रों के सामने था। अब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अपनी बेटी को लेकर। ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि अब वो जिंदा नहीं थी। किसी के भी दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जब वो जीते जी उस बच्ची से इतनी ज़्यादा अटैच थी तो मरने के बाद भी कई बार वो अटैचमेंट खत्म नहीं होता है। इस वजह से वो उस बच्ची को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं। लेकिन हर नॉर्मल इंसान के लिए ऐसी कोई चीज़ देखना, ऐसी कोई चीज़ महसूस करना बहुत बड़ी बात होती है। और अब दोनों माता पिता पूरी रात छोटी के कमरे के बाहर वैसे ही बैठे रहे और उन्हें आज वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि छोटी अपनी बड़ी माँ के साथ किस तरह से रात भर बातें करती है, उनके साथ बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे कि वो पहले रहा करती थी। छोटी के लिए तो उनका जाना कभी जाना था ही नहीं। आज जैसे तैसे वो रात बीत चुकी थी। अगली सुबह ही माता पिता तुरंत भागते हुए उन्हीं पंडित जी के पास पहुंच गए जहां से वो छोटी के लिए वो तावीज़ लेकर आए थे। पंडित जी को ये बातें बताने के बाद पंडित जी ने ये कहा कि वो पहले उस घर में आकर वहाँ पर देखना चाहेंगे कि कोई आत्मा है या नहीं है। लेकिन माता पिता इसी जिद में अड़े हुए थे कि नहीं है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपने जो तावीज़ दिया था हमने वो भी अपनी बच्ची को पहनाया था, लेकिन वो तावीज़ कैसे उसके गले से उतर गया या उसने उतार दिया हमें नहीं पता। और आपने भी कहा था अगर एक बार वो तावीज़ गले से उतर जाएगा तो उसकी अभिमंत्रित शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, तो हम उसे दोबारा नहीं पहना सकते। हम जानते हैं हमने क्या देखा है, आप प्लीज़ हमारी बात मानिए, हमारी बेटी के पीछे से उस आत्मा को हटाइए। पंडित जी ने दोनों को शांत किया और वो थोड़ी देर में उन लोगों के साथ उस घर पर पहुंच चुके थे। पंडित जी ने वहां पर जो भी चीज़ें देखनी और महसूस करने की कोशिश की, उन्हें कोई भी बुरी शक्ति का एहसास हुआ ही नहीं। इस वजह से पंडित जी को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि वहाँ पर कोई बुरी आत्मा है भी या नहीं। लेकिन काफ़ी देर तक पंडित जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और बार बार उस घर में घूम घूम कर चक्कर लगा रहे थे। छोटी अभी भी अपने उसी कमरे में उसी बिस्तर पर बड़े आराम से बैठी हुई थी। पंडित जी के बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। ये शायद इसलिए था क्योंकि वो कोई बुरी या काली शक्ति नहीं थी, वो तो एक अच्छी आत्मा थी जो कि बच्ची के प्यार और जुड़ाव में वहाँ उस घर पर रुकी हुई थी। पंडित जी के काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ तो उन्होंने छोटी के माता पिता से ये बात कही कि यहाँ पर कोई भी बुरी शक्ति है ही नहीं। आप दोनों के कहने के मुताबिक मैंने हर तरह से ये जांचने की कोशिश की कि यहाँ कोई बुरी या अशांत आत्मा है क्या, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और अब छोटी के माता पिता इस बात को लेकर
अड़े हुए थे कि अगर आपसे ये बातें पता नहीं चल रही हैं तो आप हमें बोलिए, हम किसी और से बात करेंगे, लेकिन हमें मालूम है हमने क्या देखा था। आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? तभी छोटी अंदर से ठहाके मार मार कर हंसने लगी और उसने कहा, आप लोग मेरी बड़ी माँ को मेरे से दूर नहीं कर सकते। मेरी बड़ी माँ को मुझसे भगवान भी दूर नहीं कर पाए, तो आप लोग क्या दूर करोगे? और वैसे भी इन पंडित जी को लाने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, इन्हें निकाल दो घर से। छोटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित जी को भी थोड़ा सा अजीब लगा और पंडित जी ने ये कहा कि हो सकता है आप लोगों की बात सच हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने मुताबिक इस घर का जो भी बंधन करना है वो बंधन कर देता हूँ। अगर वो आत्मा यहाँ पर है तो वो कोई भी हरकत नहीं कर पाएगी या फिर आप लोगों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। तो अगर ऐसा आज की रात भी कुछ होता है तब आप मुझे बताइए, मैं अपने गुरु जी को लेकर फिर कल यहाँ पर आ जाऊँगा। इतना कहकर पंडित जी ने अपने जानने के मुताबिक उस घर का बंधन कर दिया। उस घर का बंधन करने के बाद पंडित जी वहाँ से जा चुके थे और छोटी वहीं बड़े आराम से अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई दरवाजे के बाहर से सारा नज़ारा देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। खाने का वक्त हुआ। आज छोटी अपने माता पिता के साथ खाना खाने के बजाय अपने कमरे में 2 थालियां बनाकर लेकर आई, क्योंकि आज घर में जो खाना बना था वो उसकी बड़ी माँ का फेवरेट खाना था। और थोड़ी ही देर में छोटी दोबारा खाना लेने के लिए वापस आ गई। छोटी को इस तरीके से बार बार कमरे में थाली भर भर कर खाना ले जाते हुए देखकर माता पिता को काफ़ी अजीब लग रहा था। उन्होंने छुपकर देखने की कोशिश की कि छोटी आखिरकार उस खाने का कर क्या रही है। और जब उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो उन्होंने देखा छोटी एक तरफ बैठी हुई है और दूसरी तरफ वही साया बैठा हुआ है जो कि देखने से बड़ी माँ का साया लग रहा था। एक थाली छोटी के सामने रखी हुई है और दूसरी थाली बड़ी माँ के साये के आगे। बड़ी माँ का साया देखते ही देखते पलक झपकते पूरी की पूरी थाली को साफ कर दे रहा था और छोटी वैसे ही धीरे धीरे आराम आराम से अपना खाना खा रही थी। ये तीसरी बार था जब छोटी खाना लेने के लिए वापस से बाहर आई थी। माता पिता सारी चीज़ें चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी सवाल जवाब किया ही नहीं। छोटी वापस से खाना लेकर अंदर चली गई और थोड़ी ही देर में वो थाली भी पहले की तरह साफ हो चुकी थी। अब छोटी का भी खाना हो चुका था। छोटी ने दोनों थालियां उठाई और लाकर वापस किचन में रख दी। अब छोटी बड़े आराम से अपने बिस्तर पर उसी तरफ लेट गई जिस तरफ वो हमेशा लेटा करती थी। छोटी के लेटने के बाद माता पिता दोनों उस कमरे के बाहर से हट चुके थे और दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी इस घर को बांध कर गए हैं, फिर भी ये आत्मा हमें क्यों नजर आ रही है। लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये आत्मा कोई ऐसी आत्मा नहीं जो कि कहीं बाहर से इस घर में आई हो। ये आत्मा तो इसी घर में रहने वाली आत्मा है। इस वजह से घर को बाहर से अभिमंत्रित करने के बाद इस आत्मा पर क्या फर्क पड़ेगा। और ये बुरी आत्मा तो है ही नहीं जिसको कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन ये सारी बातें उन दोनों के समझ से बाहर थी। इस वजह से अगले दिन उन दोनों ने पंडित जी को सारी बातें बता दी। पंडित जी को सारी बातें बताते ही पंडित जी ने पहले से ही शायद अपने गुरु जी को इस बारे में बातें बताकर रखी थी
इस वजह से आज दोपहर होने से पहले पहले वो अपने गुरुजी को लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे। गुरुजी ने थोड़ी ही देर में पता कर लिया था कि वो आत्मा किसकी है और इस घर को इतना बंधन करने के बाद भी वो आत्मा यहीं अंदर कैसे रुकी हुई है। पंडित जी के गुरुजी ने सारी बातें माता पिता को विस्तार पूर्वक समझा दी कि वो आत्मा आपकी प्रियजन की है, और तो और वो आत्मा उस बच्ची से इस तरीके से जुड़ी हुई है कि उसे मरने के बाद भी इस बच्ची से जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है। कई बार हमारा जुड़ाव किसी निर्जीव चीज से होता है, तो ऐसे में वो आत्मा मुक्त हो भी सकती है, लेकिन किसी सजीव चीज से इतना ज़्यादा जुड़ाव होने के बाद आत्मा वहीं बंद कर रह जाती है। वो चाह कर भी मुक्ति नहीं पा सकती। लेकिन यहाँ ये आत्मा तो मुक्ति पाना चाहती ही नहीं है, और वो आत्मा कोई बुरी आत्मा या बुरी शक्ति नहीं है। वो आप में से किसी को भी ना तो नुकसान पहुंचाना चाहती है और ना ही उस आत्मा का आप लोगों से कोई लेना देना है। इस वजह से उस आत्मा ने आप सबको इतने दिनों बाद अपने होने का एहसास दिलाया है। वो अपने जाने के बाद से ही इस बच्ची के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें इस आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष प्रकार की पूजा हवन सब कुछ करना पड़ेगा, और उस हवन में, उस पूजा में इस बच्ची को बैठना पड़ेगा। ये हवन, ये पूजा करने के बाद शायद वो आत्मा यहाँ से मुक्त हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, वो बच्ची इस हवन में बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। ये बात सुनते ही माता पिता ने ये कहा कि बच्ची को मनाने की जिम्मेदारी उनकी है, और उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा। तब तक गुरुजी ने हवन और पूजा की तैयारी कर ली थी। माता पिता ने भी अपनी बच्ची को जैसे तैसे बड़ी माँ का ही नाम लेकर इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये कह के कि बड़ी माँ को तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ बेटा सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस हवन, इस पूजा के बाद बड़ी माँ जो तुम्हें दिखती हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी। छोटी अपनी बड़ी माँ के तकलीफ को कम करने के लिए उस हवन, उस पूजा में बैठने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो पूजा शुरू कर दी गई। पूजा लगभग 5 घंटे तक चली। 5 घंटे तक वो छोटी बच्ची वहीं पर बैठकर लगातार हवन कुंड में आहुतियाँ देती रही, जैसा कि उसे पंडित जी ने समझाया था, और वो पूजा संपूर्ण हो चुकी थी। पूजा के संपूर्ण होने के बाद पंडित जी के गुरुजी ने कहा, अब पूजा संपूर्ण हो चुकी है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज के बाद से आपको इस घर में किसी के भी होने का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारे समझ से उस आत्मा की संपूर्ण मुक्ति अब हो चुकी है। वो मोह माया से निकल चुकी है, और पंडित जी वहाँ से जा चुके थे। पंडित जी के वहाँ से जाने के बाद आज छोटी बहुत सामान्य तरीके से बिहेव कर रही थी। आज उसने अपनी बड़ी माँ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए, और छोटी का बिहेवियर काफ़ी अलग हो चुका था, या फिर यूं कहें कि नॉर्मल हो चुका था। छोटी जैसे हर वक्त बड़ी माँ की रट लगाए रहती थी, अब वो रट लगाना उसने काफ़ी कम कर दिया था। वो उस कमरे में भी कभी सोती और कभी अपने माता पिता के साथ सो जाया करती थी। उसके माता पिता भी इन चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश थे। लेकिन अब इस पूजा हवन को पूर्ण हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। आज छोटी अपने दूसरे स्कूल में एडमिशन लेकर वहाँ फर्स्ट डे गई हुई थी। छोटी देखने में काफ़ी प्यारी
और स्वीट सी बच्ची थी। वहाँ स्कूल में कुछ बच्चों ने आज छोटी के साथ काफ़ी बदतमीजी की, उससे बहुत गंदे तरीके से बात किया, जो कि छोटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। छोटी वहाँ एकांत में बैठकर लगातार रोई जा रही थी और छोटी काफ़ी परेशान थी। उसके मन में यही आ रहा था कि उसका पुराना स्कूल ही ज़्यादा अच्छा था। तभी छोटी को ये एहसास हुआ जैसे उसके कंधे पर और सर पर किसी ने प्यार से हाथ फेरा हो। थोड़ी ही देर में वो बच्चा रोता चीखता चिल्लाता हुआ ग्राउंड में इधर उधर भाग रहा था, ऐसे जैसे कि उस बच्चे पर किसी ने छड़ी से मार मार कर छड़ियों की बारिश कर दी हो। छोटी ये नज़ारा देखकर काफ़ी खुश हुई और वो रोती हुई बच्ची तुरंत हंसने और मुस्कुराने लगी। उसके बाद से छोटी ने कभी भी किसी के सामने अपनी बड़ी माँ के होने का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज भी उसकी बड़ी माँ शायद उसके साथ ही है, जो कि हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर दुख में अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती हैं और उस पर आज तक उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की कोई भी आँच आने नहीं दी है। कुछ लोग इसी वजह से अब जो कि थोड़ा बहुत समझते हैं, वो छोटी से पंगा लेना बिल्कुल सही नहीं समझते। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और आप सबको बहुत सारा प्यार और थैंक्स मेरे तरफ से, क्योंकि आप सब मुझे जितना सपोर्ट करते हैं, मुझसे जितना प्यार करते हैं, मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी हिम्मत मिलती है, जिससे मैं आगे बढ़ पाती हूँ। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।